हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वीडियो सीरीज हम अब शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा हमने क्रिस्प दिया था थियोरेटिकली। अब क्रिस्प के बाद हम बात करने वाले हैं उसके फॉर्मेट्स की। देखिए, कोई भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उनका जो बेसिक है वो इम्पोर्टेंट है। और बेसिक्स में आता है उनके थियरीज एंड उनका फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट के जाने या बिना फॉर्मेट को समझे अगर आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। इट इज एज सिंपल एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोसेस और वर्क। इवन एट होम, किचन में भी अगर आपके घर में देखेंगे तो कोई भी सामान एक पर्टिकुलर जगह में होता है। क्यों? बिकॉज वो स्ट्रक्चरली मेंटेन किया गया है घर की महिलाओं ने। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम वो स्ट्रक्चर बात करेंगे। आई नो आपने फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक थर्ड ईयर में आने तक आपने बैलेंस शीट्स देखा होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाए होंगे, आपने पूरा फाइनल अकाउंट सॉल्व किया होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंपनी फाइनल अकाउंट देयर आर सम एड ऑन्स एंड देयर आर सम डिलीशंस। डिलीशंस बहुत कम है लेकिन एड ऑन्स जो है वो बहुत है इन विथ रेस्पेक्ट टू द कंसेप्ट एंड विथ रेस्पेक्ट टू द टर्म्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्मेट की, कंपनी फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000 सो एंड सो। जो भी है ये एक पुराना पीडीएफ है इसलिए 20 उसके बाद एक एक्स आया है ताकि 2012 हो, उसके बाद 2022 हो, जो भी हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर के लिए। ठीक है, सो वी हैव पर्टिकुलर्स। हम लोग को नोट नंबर लिखने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू फाइनल एग्जामिनेशन। नाउ व्हाई वी नीड टू मेंशन नोट्स? पहले एसवाई तक हम लोग क्या करते थे, शेयर कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे लिखते थे। नाउ टू लुक एंड टू मेक अ गुड स्वीट सोबर प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हमें एक ये नोट नंबर लिख के रखना पड़ेगा। इसको चाहे आप वर्किंग नोट नंबर बोलो या फिर नोट नंबर बोलिए, वन एंड द सेम। देन एज एट 31 मार्च 2000 सो एंड सो एंड एज एट 31 मार्च 2000 सो एंड सो। ये जो है ये आपका प्रीवियस ईयर का आपको ईयर लिखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर लिखना है और ये जो होगा ये करंट ईयर का होगा। एंड देन अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं पर्टिकुलर्स में क्या है। सो फर्स्ट, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी में क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स जब लिखते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स में तीन चीज हम हमेशा मेंशन करते हैं। एक, शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं। थर्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर कोई भी शेयर वारंट हमने इशू किया है तो वो पैसा जो है कहाँ पे आया है, कितना मिला है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जो करंट नहीं है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है जिनको हमें पे करना है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है, कुछ टैक्स है हमारे पास, वो टैक्स लाइबिलिटीज जो है नेट देना पड़ता है हमें। ठीक है, अब ये नेट क्यों देना पड़ता है, जैसे हम सम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन इन जनरली नेट का मतलब क्या है, बाकी के इनकम्स, रिसीव्स, एक्सपेंडिचर्स, ये सारे जो चीज है उनके वो माइनस करके जो एक्चुअल अमाउंट उनका जो पे होता है वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये एक तो हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिया, ये तो लाइबिलिटी है हमारे लिए। उसके बाद एक और लिया हमने अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोरोविंग्स के बारे में लिखा है तो बोरोविंग्स का जो भी होगा यहाँ पे जाएगा और आपके जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो सारी चीज यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपने कुछ किया रहेगा तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए वर्किंग नोट लिखा है हमने शेयर कैपिटल के लिए एक, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए 3 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए 4। अब इसका मतलब यह है कि इन सारे वर्किंग नोट को या नोट्स को हमें सेपरेटली भी देखना होगा, सेपरेटली भी बनाना होगा, यानी कंपलसरी वर्किंग नोट इसमें आएगा। राइट, तो करंट लाइबिलिटीज, देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज है एंड करंट लाइबिलिटीज है। इसको आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हो लेकिन जो फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, एज पर दी रूल,
तो वो फॉर्मेट हमें मेंटेन करना है और उस फॉर्मेट के हिसाब से जो नाम जो टर्म लिखा है वो टर्म को आपको हमेशा सही में रखना है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपके कंफर्टेबल के हिसाब से हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, जो एग्जामिनर है उन्हें सिर्फ ये पता है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो याद रखना है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में जब हम देखते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात कर रहे थे और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करते हैं। देन उसके बाद आता है ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे हम टैक्स लाइबिलिटीज जो है वो देखते थे, अब यहाँ पे हम ट्रेड्स के बारे में देखते हैं। नाउ व्हाई ट्रेड्स पेएबल? बिकॉज करंट है, डे टू डे लाइफ में हमें वो पे करना है, चाहे उसका क्रेडिट पीरियड 30 डेज हो, 40 डेज हो, 6 मंथ्स हो, बट वो अकाउंटिंग ईयर में हम वो पे करते हैं। ठीक है, इसलिए वो करंट लाइबिलिटीज है। देन अदर करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स के अलावा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अलावा और कोई लाइबिलिटीज है तो वो लाइबिलिटीज हमें यहाँ मेंशन करना है। और करंट लाइबिलिटीज जो हमने प्रोविजन किए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी हमें यहाँ पे लेना है। सबके लिए हमें नोट बनाना है, ट्रेड पेएबल्स के लिए भी, अदर करंट लाइबिलिटीज के लिए भी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए भी। राइट, उसके बाद हम आते हैं एसेट साइड में। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटीज साइड, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है सर, हम पहले तो सिर्फ लाइबिलिटीज लिखते थे, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एसेट्स की बात करते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हो, सेम फॉर्मेट है जो हमने फाइनल अकाउंट्स में सॉल्व किया था। लेकिन कंपनी फाइनल अकाउंट जब आता है स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो हमें इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखना है। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड्स लेना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज लेना है और करंट लाइबिलिटीज। ये 3 हेडिंग हमें याद रखना है और उसके सब हेडिंग्स भी हमें याद रखने हैं और उस रिलेटेड हम उसमें एंट्रीज करते जाएंगे। नाउ लेट अस कम टू एसेट्स। नंबर 1, नॉन करंट असेट्स। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज है वैसे ही उसमें सिर्फ एक ही है नॉन करंट एसेट, जो है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में भी टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है। आप बोलोगे सर दोनों अगर एक ही अंडर में लिखना है तो बाइफर्केशन की क्या ज़रूरत है? देखिए बाइफर्केशन की ज़रूरत आपको नहीं है एज अ स्टूडेंट, लेकिन जब आप कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये पोजीशन में जब बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंटेंजिबल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, उसकी ज़रूरत है या नहीं है, टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, उसकी ज़रूरत है या नहीं, उसके लिए भी हमने वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेना है जो अभी का करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर नॉन करंट एसेट्स। अभी इस वीडियो में हम फॉर्मेट पढ़ के लेंगे, फॉर्मेट में क्या क्या टर्म्स है, कंडीशंस है, कौन से वर्ड्स है, फॉर्मेट कैसे दिखता है, ये देखना है। ठीक है, फॉर्मेट का पीडीएफ मैं आपको ज़रूर भेजूंगा, लेकिन ये वीडियो आप सब देखोगे समझोगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि सर ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन करंट असेट्स। अब बात करते हैं करंट असेट्स, इसमें क्या क्या आता है। करंट असेट्स में देखिए करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड्स रिसीवेबल, कैश एंड इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। ठीक है, तो जो ये साल के इन्वेस्टमेंट्स है, कितने हमारे इन्वेंट्रीज है, स्टॉक्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं हमारे पास, कितना हमें पैसा आना बाकी है इस साल में, कैश और कैश का इक्विवेलेंट यानी लिक्विड अमाउंट हमारे पास कितना है, या फिर लिक्विड एसेट्स कितना है हमारे पास, बेसिकली करंट एसेट जो है वो कितना है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमने किसी को दिए, वो कितना हमें आना बाकी है। उसके बाद करंट एसेट जो है, अदर करंट एसेट्स। हाँ, अदर करंट एसेट स्पेशली मेंशन किया है बिकॉज कैश एंड इक्विवेलेंट जो है वो भी करंट एसेट्स में आता है, बिकॉज वो इजी टू लिक्विडेट है, इजीली हम वो सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अकम्पनाइंग नोट्स अब जो हमें देखना है। ठीक है, ये जो है ये सारे नोट्स के बारे में बात कर रहा है। तो लेट्स सी। देन उसके बाद है नेम ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। ठीक है, हमने देखा अभी तक बैलेंस शीट, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम ये वर्किंग नोट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। ये वीडियो आपका बहुत शायद राइटिंग में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा वीडियो देखते देखते, या फिर वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आपको जो पीडीएफ भेजा जाएगा आप वो पीडीएफ में
देख के नोट डाउन कर सकते हो एज इट इज। ठीक है ना। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो भी कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना रेवेन्यू नेट है हमारे पास, प्रॉफिट है या लॉस है। उसके बाद अदर इनकम्स कितने हैं, देखिए हेडिंग सेम रहेंगे सबके, हेडिंग में कोई चेंजेस नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स, उसके बाद आएगा टोटल रेवेन्यू। एंड देन लेट्स कम टू एक्सपेंसेस, cost of materials consumed, purchase of stock in trade, changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses, other expenses। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर जो है हमें ध्यान में रखने हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस आएगा हमें, देन प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। बेसिकली ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बट यहाँ पे इन्होंने अलग वर्ड्स लिखे हैं, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। जैसे किसी ने 3,000 करोड़ रुपए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में हमने ट्रांसफर किए, राइट। और कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स है जो हमें शायद इसमें नहीं इंक्लूड करना है, या फिर लास्ट ईयर इंक्लूड कर दिया था बट ये साल नहीं करना है, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल आइटम्स हमें देखना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो हमें अलग से बाद में लिखना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस कब आएगा, जब हम ये टोटल रेवेन्यू नंबर 3 एंड नंबर 4 माइनस करेंगे, तब जाके हमें नंबर 5 यानी प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, 5 + 6 & 7 मतलब 5 + 6 + 7 क्या मिलेगा उससे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। देन टैक्स एक्सपेंस कितना है, करंट टैक्स एक्सपेंस पर करंट ईयर कितना है, डेफर्ड टैक्स कितना है हमारे पास, ये दोनों को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इनका टैक्स एक्सपेंस का टोटल और प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो माइनस करेंगे, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस हमें मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम टू वर्किंग नोट्स। देखिए शेयर कैपिटल हम लोग डिराइव करते हैं। आज तक बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ये शेयर कैपिटल कैसे डिराइव करते हैं, आपने भले ही कितने भी फाइनल अकाउंट सॉल्व कर लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये जो कैलकुलेशन है शेयर कैपिटल का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शेयर कैपिटल का सिंपल है AIS, ये नेमोनिक है। ए का फुल फॉर्म है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, आई का फुल फॉर्म है इश्यूड शेयर कैपिटल एंड एस का फुल फॉर्म है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब ये तीनों कंसेप्ट क्या है, देखिए कंपनी के पास कितने ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, सो एंड सो अमाउंट के, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंपनी ने ये साल इश्यूड शेयर्स कितने किए, ठीक है, ये सो एंड सो अमाउंट। अच्छा, ये इश्यूड शेयर में से सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप कितने हैं, तो ये अमाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, जब हम सब्सक्राइब की बात करते हैं तो वो फुल्ली पेड अप ही होता है, पार्टली पेड अप नहीं होता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, कुछ पार्टली पेड अप होंगे तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। वो जो क्वेरीज है, छोटे छोटे क्वेरीज हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, आपको अभी बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि सर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। जिस हिसाब से मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, अरे इसका क्या होगा फिर। तो जो भी आपको क्वेरीज है, एक दो सम हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ याद रखना है, शेयर कैपिटल जब कैलकुलेट करना है तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, उसका आपका टोटल जो है वो बन जाता है शेयर कैपिटल। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं, कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, security premium, debenture redemption reserves, revaluation reserves, other reserves, surplus that is balance in statement of profit and loss। ठीक है, आफ्टर अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके सरप्लस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं। उसके बाद वर्किंग नोट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। जब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अगर समझो आपको क्वेश्चन पूछा गया
कैलकुलेट लॉन्ग टर्म बोरोविंग ऑफ सो एंड सो कंपनी, आपको पूरा स्टेटमेंट दिया है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब दिया है। तो आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप डिवेंचर्स लोगे, उसके बाद टर्म लोन कितना है वो लोगे, उसके बाद आपके पास डिपॉजिट्स कितने हैं, आपने कितने डिपॉजिट्स लिए हैं वो, एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, आपने एडवांस कितना लिया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं वो ये 1 2 3 4 जो पर्टिकुलर्स है वो कैलकुलेट करके होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है, देखिए बोरोविंग्स और प्रोविजंस में फ़र्क है। बोरोविंग्स आपने लाया है, प्रोविजंस आप सोच रहे हो, आपने किसी के लिए कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट किया है। ठीक है, जैसे प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, आपने उनका पॉलिसी निकलवाया है, कोरोना आ गया है तो आपने उनके लिए कोरोना कवच का पॉलिसी निकलवाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोविजंस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेड पेबल्स में क्या आएगा, क्रेडिटर्स क्या क्या है हमारे पास, कितना अमाउंट का क्रेडिट है, बिल्स पेएबल कितना है, नोट्स पेएबल कितना है। ठीक है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आएगा ट्रेड पेएबल्स। देन अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या देखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स और डिबेंचर्स कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, अनपेड डिविडेंड कितना है, अदर्स। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग है कि बैलेंस, ठीक है, हमें कितना पे करना है अभी। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, एनी अदर प्रोविजन, जो भी प्रोविजंस है टैक्सेस के रिलेटेड या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है डिविडेंड के रिलेटेड, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और इस टेबल के थ्रू हमको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस निकलेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हम देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए सारी चीज़ें अभी टेंजिबल है, यू कैन सी, यू कैन टच, राइट। सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर। और कोई इनके अलावा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है तो वो भी आपको मेंशन करना है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, brands, trademarks, computer software, copyrights and patents, license and franchise. Non-current investments, shares, debenture, bonds of other companies, investment in preference shares, mutual fund investments, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। देखिए मैं आपको प्रोफॉर्मा सिर्फ रीड आउट करते जा रहा हूँ, आपको याद रखना है, ये नाम आपने सुने हुए हैं, सारे टर्म्स आपको पता है, कुछ नया अगर आता है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, पॉज एंड नोट डाउन, प्ले, पॉज नोट डाउन एंड प्ले, यही काम करना है अभी आपको। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो 2 3 सम सॉल्व करने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भेजूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के। ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे जाएगा, आपने फॉर्मेट देखा होगा। ठीक है, फॉर्मेट को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको वो क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा। उसके बाद आपके लिए मैं सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप पहले कोशिश करें, जो करने वाले कोशिश है वो करें, जिनको लगता है कि नहीं पहला सॉल्यूशन देके पहले समझे उसके बाद मुझे सॉल्व करना है, तो आपको वो इजी रहेगा, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। लेकिन 2 3 सम देखने के बाद, 2 3 क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशंस देखने के बाद ही हम क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होगा, पहले ही सम में आपने अगर 10,000 क्वेश्चंस डाल दिए कि सर ये नहीं समझा, सर वो नहीं समझा, ठीक है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव अहेड। तो फर्स्ट लेट अस कंप्लीट 1 or 2 or 3 sums, and then after that we will discuss all the problems and queries, right? देन लेट्स मूव अहेड। इन्वेंट्रीज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स का नेट वैल्यू, देन गुड्स इन ट्रांसिट, इट बिकम्स योर इन्वेंट्रीज। देन ट्रेड्स रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स, देन लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आरडीडी, एज पर एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा उस हिसाब से आरडीडी हम सॉल्व करेंगे। देन कैश एंड इक्विवेलेंस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक।
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बिल्स रिसीवेबल्स ऐड करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमें पता चलेगा। उसके बाद अदर करंट एसेट्स जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एनी अदर करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट्स है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड एक्साइज ड्यूटी, जो भी आपका एक्साइज ड्यूटी होगा अगर मेंशन किया है क्वेश्चन में तो उस हिसाब से आप वो माइनस कर सकते हो। अदर इनकम्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, फेस्ट लिखा है, ये फीस होना चाहिए। देन डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, जो भी इनकम रिसीव्ड होता है यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज लेस रिटर्न, यानी यहाँ पे एड परचेज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में लेस रिटर्न करेंगे या फिर नेट परचेज जो है आप वो करेंगे। देन एड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटीज, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, आपने पहले भी माइनस किया होगा लेकिन यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में भी आपको ये माइनस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बारे में हमने देखा था, तो सैलरीज, एड्स आउटस्टैंडिंग एंड लेस एडवांसेस, मतलब समझिए 1 तारीख को आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो समझिए सितंबर के 1 तारीख को आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए लिया, तो आउटस्टैंडिंग क्या है, सितंबर के महीने का सैलरी। लेकिन अगर उनको कुछ एडवांस दिया है 1 तारीख को ही, समझिए 50% ऑफ सैलरी दिया है तो वो लेस करना है, तो एक्चुअल सैलरी माइनस जो भी एडवांसेस है वो माइनस करेंगे। वेजेस में भी आउटस्टैंडिंग कितना है हमारे पास, बैलेंस हमें कितना देना है उनको, ठीक है वो, और उसके बाद जो भी एडवांसेस हमने पे किया है तो वो। देन बोनस या लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, कुछ भी बोनस हम देते हैं या लेबर वेलफेयर एक्सपेंडिचर हम देते हैं वो मेंशन करना है। देन मैनेजर्स सैलरी और कमीशंस क्या है वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। एंड देन एमडीज रेमुनरेशन, मैनेजमेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेमुनरेशन जो है वो भी हमें लिखना है, बिकॉज अल्टीमेटली एमडी इज ऑल्सो योर एम्प्लॉई, ही गेट्स सैलरी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स में मेंशन करने हैं, ध्यान में रखने हैं, लिखना है, उस हिसाब से आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर जो है टोटल आपको मिलेगा। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट हम जब देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 3 चीज़ बैंकिंग रिलेटेड या फिर ओवरड्राफ्ट रिलेटेड हमें लेना है। देन अदर एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंसेस में पूरा लिस्ट है, देखिए वन बाय वन रीड करता हूँ। कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, कंजम्पशन ऑफ लूज टूल, पावर एंड फ्यूल एंड वाटर, रेंट, repairs and maintenance, insurance, rates and taxes, communication expenses, traveling and conveyances, printing and stationery, freight and forwarding, sales commission, sales discount, business promotion, advertising, donation and contributions, legal and professional payments to auditor, bad debts, amortization of shares, issue expenses and discounts on shares, loss on fixed assets, sold, scrapped, written off, impairment of fixed and intangible assets, net loss on sale of investment, provisions for doubtful trade and other receivables, एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो ये सारे जो है हेडिंग्स आपके आएंगे अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है, जब भी आपको कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बताएंगे तो आपको ये फॉर्मूला जो है, ये जो मेथड बता रहे हैं अभी यहाँ पे, वो अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आप सोचने लगोगे कि क्या यार इतना पढ़ना है हमें कंपनी फाइनल अकाउंट्स में, पहले तो इतना नहीं पढ़ना होता था। देखिए जब हम डिटेल में कुछ अच्छा पढ़ते हैं या फिर कुछ स्ट्रांगली हमें एक एक ही बार में पढ़ना है तो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर समझिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता और डायरेक्टली सम सॉल्व करता और मैं आपको बोलता कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये मेथड यूज़ करना है या फिर क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये मेथड है, तो वहाँ पे क्या होना, आप सोचते हो यार सर ने सम तो सॉल्व नहीं किया है लेकिन दुनिया भर के टेक्निक्स बताए, राइट। तो वो कंफ्यूजन, वो डीमोटिवेटिंग वीडियो मुझे नहीं बनाना था, ठीक है, डीमोटिवेटिंग लेक्चर मुझे नहीं डिलीवर करना था। तो मैंने सोचा कि पहले आपको पूरा फॉर्मेट दे, आपने भले ही देखा होगा पहले भी फॉर्मेट, आपने खुद से भी पढ़ा होगा, लेकिन
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है एज अ टीचर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सबसे पहले जब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं तो लेस फ्रॉम नोट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम्ड में से वो लेस करना है। देन राइट टू नोट ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में वो हमें मेंशन करना है यानी ऐड करना है, ठीक है। वो इन्वेंट्रीज के नोट में, वर्किंग नोट में हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐड करना है एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्टिव नोट, जो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसके रेस्पेक्टिव नोट में, वर्किंग नोट में हो जाएगा। एंड राइट टू नोट ऑफ अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उसका इफेक्ट क्या आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्टिव नोट। प्रीपेड है तो हम क्या करेंगे, उसके रेस्पेक्टिव नोट्स जो है वहाँ पे हम लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट नोट टू नोट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्यों शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखना है, बिकॉज ये प्रीपेड है, एडवांस एक्सपेंडिचर है, तो वहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिखना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मनी मन में आपने हाँ बोला है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी पेशेंस रखिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए कि कौन सा एडजस्टमेंट कैसे इफेक्ट हो रहा है। जब हम रेस्पेक्टिव बोलते हैं तो उस हिसाब से जाएगा। अगर अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। फिक्स्ड एसेट्स का भी प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो सकता है, करंट एसेट्स का भी प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो अगर हम लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर नोट में जाएगा एंड देन क्वेश्चन में कुछ अलग आ गया तो, राइट, सो फॉर दैट रेस्पेक्टिव नोट हमने यहाँ पे मेंशन करा है। देन आउटस्टैंडिंग इनकम्स के लिए ऐड इन रेस्पेक्टिव इनकम इन रेस्पेक्टिव नोट, राइट टू नोट ऑफ अदर करंट एसेट्स, ठीक है, याद रखना है। देन perceived incomes less from particular income, right to note of other current liabilities. Bad debts reserved for doubtful debts, less from trade receivables, right to note of other expenses, ठीक है। जब लेस करेंगे तो वो दूसरे में जब राइट बोलता है तो वो मेंशन करने वाली बात है, ऐड करने वाली बात है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट में हम लिखेंगे। Then goods destroyed by fire, less from note of cost of material consumed, write the loss amount to note of other expenses, write the claim amount to other current assets। देखिए लॉस हुआ अमाउंट तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, क्लेम करते हो आप एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को तो अदर करंट असेट्स में जाएगा। Outstanding interest on debentures, write to the note of finance cost, write to the note of other current liabilities. Provisions for taxation, write to the profit and loss statement as current tax, write to the notes of short-term provisions. Then proposed dividend less from balance of profit in note of reserves and surplus, write to the note of short-term provisions. Write off preliminary expenses less from preliminary expenses under note of non-current assets, write to the note of other expenses. Transfers to reserves less from balance in less from balance of profit in note of reserves and surplus, add in respective reserves, ठीक है। जो भी आपको नाम दिख रहा है वो उसके पर्टिकुलर नोट्स है, उसके नंबर है, ठीक है। आपको वो नंबर वाइज याद रखना है तो वेल एंड गुड, आप वो पर्टिकुलर नंबर में जैसे फॉर्मेट लिखते हो वैसे आप उसको मेंशन करोगे। अगर आपको नाम से याद रखना है तो नाम से याद रख सकते हैं। Goods distributed as free samples less from note of cost of material consumed, right to note of other expenses, ठीक है। तो ये थे हमारे लिए कुछ एडजस्टमेंट्स, 14 एडजस्टमेंट्स है और उसके बाद हमारे पास करीबन 21 अलग अलग टेबल्स है जो हमें बनाने हैं, वर्किंग नोट्स है जो हमें बनाने हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा इजी जाना चाहिए था, बट शायद थोड़ा बोर्डम हो गया हो, बिकॉज सिर्फ रीड आउट करना है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो आपने शायद नहीं सुने होंगे वो आपको एक्सप्लेन करने का एक मोटो था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली एक पहले सिलेबस देखूंगा और अगर डायरेक्टली सम चालू कर सकते हैं तो सम स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन होगा तो उस हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे।
Thank you so much. Keep watching and keep studying.